देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को सबसे पहले तो कैपेसिटर यानी कि संधारित्र जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। संधारित्र जो है वो फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को संधारित्र को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जो संधारित्र यानी कैपेसिटर होता है उसके अगर बारे में हम लोग बात करें तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर माने संधारित्र क्या है। तो आप लोगों को पहले भी अगर नहीं पता हो तो आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि वैद्युत ऊर्जा एक ऐसी युक्ति, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक ऐसी युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा संचित कर सके, जो वैद्युत ऊर्जा संचित करे। किस रूप में वैद्युत ऊर्जा संचित करे? किस रूप में? वैद्युत आवेश के रूप में। वैद्युत आवेश के रूप में वैद्युत ऊर्जा संचित करे, वैद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संचित करे, ऊर्जा संचित करे। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वैद्युत धारिता कहते हैं, सॉरी, उसे हम संधारित्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो एक ऐसी युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा संचित करे, किस रूप में? वैद्युत आवेश के रूप में। वैद्युत आवेश के रूप में वैद्युत ऊर्जा संचित करे, उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। और अब आता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर का ही एक प्रोसेस है कैपेसिटेंस, जिसे हम लोग धारिता कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धारिता। तो ध्यान दीजिए, कैपेसिटर क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि एक ऐसी युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा संचित करे, किस रूप में? वैद्युत आवेश के रूप में, उसे हम संधारित्र कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे ये आपको एक चीज तो पता चल रही होगी। एक चीज मैं आपको इससे बता देना चाहता हूं कि इसका किस जगह यूज होगा। इसका उस जगह यूज होगा जहां हमको बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ध्यान समझिएगा, इस कैपेसिटर का यूज कहाँ होगा? कैपेसिटर का यूज वहां होगा जहां पे हम बहुत अधिक मात्रा में, जहां पे हम क्या करेंगे? जहां पे हमको बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, किसी चीज को चालू करने के लिए, जहां हमें वैद्युत ऊर्जा की बहुत ही अधिक आवश्यकता होगी, वहां हमको कैपेसिटर चाहिए, वहां हमको संधारित्र चाहिए। तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे कि देखिए, जो कैमरा होता है, कैमरे में फ्लैश लाइट, अरे आपके मोबाइल में भी तो फ्लैश लाइट होती है। तो जो कैमरे की फ्लैश लाइट होती है, कैमरे की फ्लैश लाइट को फ्लैश लाइट में वो जो चमक आती है, जब हम फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचते समय चमक आती है। तो वो चमक कैसे आती है? वो छोटी छोटी जो बैटरीज हैं उसमें लगी हुई, उनसे तो जाहिर सी बात है उतनी चमक पैदा नहीं हो सकती। अरे 2 एम्पियर की वो बैटरी होगी जो उसमें लगी होगी, पेंसिल वाली। तो उस बैटरी से ऊर्जा को अधिक मात्रा में संचित करके उस क्या कहते हैं, फ्लक्स को चमकाने के लिए, यानी उस फ्लक्स को वो फ्लैश लाइट को जलाने के लिए, 2 एम्पियर की बैटरी से उस फ्लैश लाइट को जलाने के लिए कैमरे में क्या जोड़ा जाता है? कैमरे में संधारित्र का यूज किया जाता है। संधारित्र का यूज किया जाता है, कैपेसिटर का। ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर का यूज। ये कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करके एट वंस, एक ही बार, ये एनर्जी को स्टोर करके एक ही बार में सारी एनर्जी दे देता है। ध्यान दीजिएगा, बैटरी ऐसा नहीं करता। बैटरी जो है हमारा
धीरे धीरे एनर्जी देता है। जो बैटरी है वो बैटरी हमारी धीरे 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 एनर्जी देती है, जबकि जो संधारित्र है वो किसी चीज को चालू करने के लिए ऊर्जा को स्टोर करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और एक ही बार में सारी एनर्जी उसको दे देता है। जैसे कि कूलर देख लीजिए आप, कूलर हुआ, टुल्लू हुआ, कूलर है, टुल्लू है, उसके बाद आपका पंखा है। तो आप इनमें देखा होगा आप लोगों ने, इसमें कंडेंसर लगता है। क्या लगता है? कंडेंसर। तो ये जो कंडेंसर होता है ये क्या करता है? कंडेंसर जो होता है ये उस पंखे को, उस टुल्लू को, उस कूलर को चालू करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक ही बार में संपूर्ण ऊर्जा दे देता है। वो जो कंडेंसर है वो ऊर्जा को संचित करता है और उस संचित ऊर्जा को एक ही बार में उस पंखे को, उस टुल्लू को या फिर उस कूलर को, जिसको भी देना हो वो एक ही बार में दे देता है। जबकि बैटरी इतनी ऊर्जा नहीं रखती, बैटरी इतनी ऊर्जा नहीं रखती और एक ही बार में सारी ऊर्जा नहीं दे देती, वो धीरे 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 ऊर्जा देती है। ध्यान समझिएगा, जो बैटरी है वो एक ही बार में सारी ऊर्जा नहीं दे देती, वो धीरे 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 अपनी ऊर्जा देती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो कैपेसिटेंस हमने लिखा है धारिता, ये क्या है? तो जो धारिता होती है हमारी, धारिता क्या होती है? धारिता को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो कैपेसिटर आपने देखा, कैपेसिटर क्या है? एक ऐसी युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा संचित करे, किस रूप में? वैद्युत आवेश के रूप में, उसे हम संधारित्र कहते हैं। और धारिता क्या है? धारिता वो क्षमता है। धारिता जो होती है वो हर एक क्या कहते हैं कि चालक की फिक्स होती है। हर एक चालक की धारिता नियत होती है कि कोई भी चालक कितनी क्षमता रखता है आवेश को ग्रहण करने की, आवेश को कलेक्ट करने की, आवेश को इकट्ठा करने की कितनी क्षमता रखता है, वो है धारिता। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि धारिता जो है वो संधारित्र का एक गुण है। धारिता संधारित्र का एक गुण है, ये कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। यानी धारिता संधारित्र का एक गुण है। धारिता होती क्या है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। आवेश ग्रहण करने की क्षमता जो है वो हमारी क्या कहलाती है? धारिता। आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं। ध्यान समझिएगा, धारिता क्या है? धारिता संधारित्र का एक गुण है। धारिता संधारित्र का ही नहीं, कह सकते हैं हम कैपेसिटर आर कंडक्टर। कैपेसिटर आर कंडक्टर, कैपेसिटर आर कंडक्टर का मतलब क्या? कह सकते हैं हम धारिता या चालक, किसी का भी हम लोग कैपेसिटर भी कह सकते हैं उसको और कंडक्टर भी कह सकते हैं, ये जान लीजिए आप। तो धारिता जो है वो कैपेसिटर या कंडक्टर का एक गुण है। कैसा गुण? आवेश ग्रहण करने की क्षमता, वही हमारी धारिता कहलाती है। आवेश ग्रहण करने की क्षमता। जाहिर सी बात है, हर एक चालक की, जो चालक होते हैं, चालक की धारिता अलग अलग होती है। चालक की धारिता अलग अलग पर नियत होती है। चालक की धारिता अलग अलग होती है पर नियत होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा कैपेसिटर में कि एक ऐसी युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा संचित करे, किस रूप में? वैद्युत आवेश के रूप में। तो अगर हम बात करें चालक की धारिता की, अगर बात करें तो आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, ये हमारी धारिता है। तो बात करते हैं अगर कि कोई चालक, जैसे मान लीजिए ये चालक है हमारा, तो क्या करेंगे? अगर इस पर हम आवेश दें, प्लस क्यू चार्ज दें इस पर, तो प्लस क्यू चार्ज देने पर क्या होगा? अगर इस पर हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो प्लस क्यू चार्ज देने पर क्या होगा? इस पर कुछ ना कुछ वोल्टेज भी आएगा, कुछ ना कुछ विभव भी आएगा। इसके एकदम पास विभव आएगा, इसके एकदम बिल्कुल पास विभव आएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये जो चार्ज है, चार्ज बढ़ाने पर ये वोल्टेज जो है वो भी बढ़ रहा है।
यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू CV हुआ, जहां C एक नियतांक है, जब ये हमारा अनुक्रमानुपाती का निशान हटा तो C एक नियत वैल्यू, माने ये जब अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनलिटी का जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है ये जब हटा तो ये C क्या है, C धारिता को रिप्रेजेंट करता है। C जो है वो धारिता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? धारिता को। C हमारा धारिता को प्रदर्शित करता है। और एक नियतांक का मतलब क्या? देखिए C इज इक्वल टू Q बाई V आता है, माने ये दोनों समानुपातिक हैं, ध्यान दीजिएगा। माने ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का जो अनुपात है वो C बना रहा है, तो C एक नियतांक हुआ। C क्या हुआ? नियतांक। बात हम आपको यहां पे समझाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहां आप देखेंगे कि C एक नियतांक है। नियतांक का मतलब क्या कि यहां पे जो C है ये Q और V पे वेरी नहीं करता, यानी जो C है वो Q और V पर निर्भर नहीं करता, आवेश और वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि R इज इक्वल टू V बाई आई, तो क्या यहां V, ये तो आपने पढ़ा होगा, R प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध है। R प्रतिरोध माने रेजिस्टेंस, ये कह सकते हैं। तो R प्रतिरोध, तो R क्या V और I पर निर्भर करता है? तो नहीं, R V और I पर निर्भर नहीं करता। जाहिर सी बात है। V क्या है? वोल्टेज, और I क्या है? धारा। और आप इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। वहां आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पे आता होगा V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू आता होगा V अपान आई, यानी कहने का मतलब कि जितना वोल्टेज देंगे उतना धारा मिलेगा, जितना वोल्टेज देंगे उतनी धारा मिलेगी। प्रतिरोध हर एक पदार्थ का अलग अलग, क्योंकि प्रतिरोध वोल्टेज और धारा पर निर्भर नहीं करता कि वोल्टेज बढ़ाएं या धारा बढ़ाएं तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिरोध तो हर एक पदार्थ, वहां पे आप लोगों को बताया गया होगा कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध का आपको फॉर्मूला मिलता होगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी वहां से आपको पता चलता है कि जो प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति, यानी वही जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी R वहां पे हमारा क्या था? नियतांक। तो कुछ उसी तरीके से यहां पर भी जो हमारा C है वो एक नियतांक है। C यहां पे Q और V पे निर्भर नहीं करता। अभी इसको आगे हम देखेंगे ये किस पे निर्भर करता है। तो C हमारा Q और V पे निर्भर नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। ये जो V है ये बता रहा है C बराबर Q बाई V, ये बता रहा है कि यहां पे जब हम वोल्टेज घटाएंगे, जब हम वोल्टेज को कम करेंगे तो धारिता हमारी बढ़ेगी। जब वोल्टेज को कम करेंगे तो धारिता हमारी बढ़ेगी, ध्यान समझिएगा। जब वोल्टेज को कम करेंगे तो धारिता हमारी बढ़ेगी। क्यों धारिता बढ़ेगी? क्योंकि जब वोल्टेज को कम करेंगे तो आवेश, वोल्टेज को जब हम कम करते हैं, वोल्टेज को कम करने पर आवेश अधिक मात्रा में बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? जरा आप ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं किसकी? ये हमारा कोई क्या कहते हैं कि अरे चालक पदार्थ है, इस पे हमने प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश हमने इस पर दिया। अब प्लस क्यू आवेश इस पर दिया तो इसका वोल्टेज भी है, क्यू आवेश देंगे तो वोल्टेज भी हो जाएगा। अब मान लीजिए डी क्यू चार्ज हमको लाना है, तो जब डी क्यू चार्ज यहाँ पे लाना है तो डी क्यू चार्ज मान लीजिए इनफाइनाइट से लाना है, तो इस डी क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन भी करना पड़ेगा, डी क्यू वर्क डन। तो जाहिर सी बात है अगर वर्क डन कम होगा तभी तो ज्यादा चार्ज यहां पर आएगा। जब ये कार्य कम होगा, जब ये हमारा वर्क कम होगा तभी तो ये आवेश इस अनंत से इस गोले पर आएगा, सही है। जब ये क्या कहते हैं कि कार्य कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा आवेश इस पर आएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू।
सॉरी, हाँ, V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डी वी, सॉरी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। तो यहां आप देख सकते हैं कि जब ये कम होगा तभी ये कम होगा, और जब ये कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा आवेश यहां आएगा, तो विभव हमें कम करना पड़ेगा। अगर हम विभव को कम करते हैं तो धारिता का मान बढ़ता है, यानी अगर हम V का मान कम करते हैं तो C का मान बढ़ता है, V का मान कम करते हैं तो C का मान बढ़ता है। C का मान क्यों बढ़ता है, क्योंकि V को कम करने पर ज्यादा से ज्यादा आवेश, यहां से ज्यादा डीक्यू 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 ढेर सारे आवेश यहां से हम इस गोले पर ला सकते हैं, और किसी चालक द्वारा अधिक से अधिक आवेश ग्रहण करने की क्षमता, ये धारिता है। और ऐसी युक्ति जो अधिक से अधिक आवेश ऊर्जा के रूप में संचित करे, वो हमारा क्या है, संधारित्र है। तो बात करते हैं किसकी, हम लोग धारिता की बात कर रहे थे अभी तक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बात करें आगे, तो हमने देखा अभी C इज इक्वल टू क्यू बाई वी में, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी में फिर से आपको बता दूं कि ये जो हमारी धारिता C है, धारिता जो C है वो Q और V पर निर्भर नहीं करती। जो धारिता C है, C Q व V पर निर्भर नहीं करती, C Q और V पर निर्भर नहीं करती। ये प्रूफ भी किया जा सकता है, कैसे निर्भर नहीं करती, C Q और V पर निर्भर नहीं करती। C नियतांक है, ये बताता है C कि धारिता क्या होती है, आवेश और विभव का अनुपात, यानी किसी चालक पर अगर हम आवेश देंगे तो उस चालक पर उस आवेश और उस आवेश के कारण उत्पन्न विभव, इन दोनों के अनुपात को हम लोग धारिता कहते हैं। धारिता क्या है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। और आवेश अधिक से अधिक मात्रा में कब संचित होगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा उस पर ग्रहण किया जा सकता है, जब उस पर विभव को घटाएंगे, जब उस पर विभव को हम लोग कम करेंगे तो उस पर अधिक से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, जब उस पर हम विभव के मान को कम करेंगे तो उस पर अधिक से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। आगे बढ़े हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, C Q और V पर निर्भर नहीं करता, C किस पर निर्भर करता है, इस पे ध्यान देते हैं। तो इसके लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा, एक टॉपिक है आपका गोलाकार संधारित्र अथवा गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। गोलाकार संधारित्र अथवा गोली चालक की धारिता, यहां पे हम लोग ये जान पाएंगे, हम लोग इस हेडिंग के माध्यम से ये जान पाएंगे कि C Q और V पर निर्भर नहीं करता, कैसे नहीं करता, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं किसकी, गोली चालक की धारिता, गोलाकार संधारित्र अथवा गोली चालक की धारिता की। तो देखिए यहां पे क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं, एक आपका गोला है, गोली चालक है, इस गोली चालक पर प्लस क्यू आवेश देते हैं। इस गोली चालक पर जब प्लस क्यू आवेश हम देंगे तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर विभव भी होगा, इस गोली चालक के कारण इस पर विभव भी होगा। अगर इस गोली चालक का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है, तो जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया था कि अगर किसी गोले पर प्लस क्यू आवेश दिया जाए तो आवेश कहाँ जाता है, अगर किसी गोले पर प्लस क्यू आवेश दिया जाए तो वो आवेश उस गोली के पृष्ठ पर, उस गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये हमने आपको बताया था कि अगर किसी गोले पर प्लस क्यू आवेश दिया जाए तो उस प्लस क्यू आवेश कहाँ जाएगा, वो पूरा प्लस क्यू आवेश उस गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो उस पृष्ठ के समीप ही, इस पृष्ठ के समीप ही जाहिर सी बात है इसके चारों ओर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और विभव भी प्रोड्यूस होगा, और वो जाहिर सी बात है कि समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से बटा हुआ है, और क्या कहते हैं कि विभव भी हमारा एक जैसा है, वैद्युत क्षेत्र भी हमारा एक जैसा है होगा, क्योंकि क्या कहते हैं
आवेश भी समान है और केंद्र से दूरियां भी समान है पृष्ठ की, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव भी समान होगा। तो बात करते हैं विभव क्या होगा। तो अगर यहाँ पे हम पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विभव की बात करें तो विभव का फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर, यही होगा। और c का फॉर्मूला क्या है, c इज इक्वल टू q बाई वी है। तो c इज इक्वल टू q बाई वी की जगह क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। तो ध्यान दीजिएगा ये q से ये q कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि हमारा जो संधारित्र है माने गोलाकार जो चालक है, इसकी जो धारिता C है, यानी गोलाकार संधारित्र जिसकी धारिता C है, वो ना तो Q पे डिपेंड करती है ना तो V पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, R पे। R माने क्या, चालक पदार्थ के आकार पर, चालक पदार्थ के आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है। ध्यान से समझिएगा कि जो C है वो चालक पदार्थ के आकार पर निर्भर करता है, क्योंकि यहां R आया है। R क्या है, त्रिज्या, यानी इस गोलीय चालक के आकार पर निर्भर करता है। C Q और V पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि C नियत है। मैं कह रहा हूं इतना छोटा गोला हो, इतना बड़ा गोला हो, इतना बड़ा गोला हो, तो इस छोटे से गोले का धारिता कुछ होगा, इस बड़े गोले का धारिता कुछ होगा, इस बड़े गोले का धारिता कुछ होगा, इसका जो होगा वही रहेगा। उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं उसका आकार बदल के। तो देखिए इसका आकार बढ़ा तो इसकी धारिता बढ़ी, इसका आकार बढ़ा तो इसकी धारिता बढ़ी। पर इसका अगर आपको धारिता बदलना है तो इसकी धारिता बदलने के लिए आपको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी धारिता तो निश्चित है। तो कैपेसिटर अगर आप इसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ अगर आप कैपेसिटर जोड़ देंगे तो हो सकता है कि इसके वोल्टेज में कमी आ जाए और उसके कारण क्या हो कि इसकी धारिता घट बढ़ सकती है। तो ध्यान दीजिएगा कि हर एक चालक का कैपेसिटेंस हमारे जो धारिता है वो नियत है, और जो धारिता है वो चालक के आकार पर निर्भर करती है। एक तो चालक के आकार पर निर्भर करती है और दूसरा चालक पदार्थ जिस माध्यम में है, जिस माध्यम में है उस पर निर्भर करती है। तो इसके बारे में आगे बात होगी। पहला जो आपका टॉपिक है चालक के पदार्थ के आकार पर निर्भर करती है। तो आप यहां देख सकते हैं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप यहां समझिएगा कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर में हम आप लोगों को एक न्यूमेरिकल देना चाहते हैं। देखिए जैसे कि अगर R इज इक्वल टू 1 मीटर, माने कोई चालक है तो 1 मीटर उसका क्या है, त्रिज्या है। उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 मीटर चालक की। R इज इक्वल टू 1 मीटर चालक की त्रिज्या है। और अब कहा जाए कि C की वैल्यू क्या आती है, तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1। तो C इज इक्वल टू, देखिए जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो अगर इसको इधर भेजें तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यहां अगर रखें तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1, यानी C इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये बन जाता है आपका क्या, अगर देखिए 10 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 10/9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये बन जाता है 1.1, सॉरी यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 अपान 10 टू द पावर 10, और ये ऊपर जाता है तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10। वो भी क्या, फैरड। फैरड क्या होता है, फैरड धारिता का मात्रक है। फैरड जो है हमारा वो धारिता का मात्रक है। फैरड हमारा धारिता का मात्रक है, और ध्यान से समझिएगा ये धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, ये धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, धारिता का बहुत बड़ा मात्रक, बहुत बड़ा मात्रक है। कैसे देखते हैं, इसे समझते हैं कैसे। तो इसके लिए हम आपको बता दें धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है फैरड। फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। जब भी आप देखेंगे
जब भी आप देखेंगे तो धारिता के छोटे मात्रक आपको दिखेंगे। ये देख रहे हैं आप 10⁻⁻10 फैरेड आया है। तो 10⁻⁻10 फैरेड का मतलब क्या? 10⁻⁻10 फैरेड का मतलब कि धारिता का मात्रक बहुत ही छोटा है, -10 फैरेड। ये बहुत ही छोटा मात्रक है। और चालक कितना बड़ा था? 1 मीटर, यानी 1 मीटर बड़ा गोला। तो आप सोच सकते हैं 1 मीटर बड़ा गोला कितना होगा। 1 मीटर मतलब 1 हाथ, तो 1 हाथ उसकी त्रिज्या है, तो समझिए 2 हाथ का गोला होगा। तो 2 हाथ बड़ा गोला जिसकी धारिता कितनी है? इतनी है, वो भी इतनी छोटी धारिता, यानी इतना कम वो आवेश ग्रहण कर रहा है। धारिता का मतलब मैं आपको समझाता हूं। फैरेड का मतलब देखिए, वहां पे क्या है कि जैसे C = Q/V, अगर कह दिया 2 फैरेड, 2 फैरेड का मतलब क्या? 2 फैरेड का मतलब देखिए C = Q/V। इसके अगर मात्रक की बात करें, मात्रक की, तो जैसा कि आप जानते हैं C क्या कह रहा था? C कह रहा था, धारिता कह रही थी वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा का संचय। वैद्युत ऊर्जा का संचय किस रूप में? वैद्युत ऊर्जा का संचय वैद्युत आवेश के रूप में, वैद्युत आवेश के रूप में, वैद्युत ऊर्जा का संचय वैद्युत आवेश के रूप में, वैद्युत ऊर्जा का संचय वैद्युत आवेश के रूप में। तो ध्यान से समझिएगा, वैद्युत ऊर्जा का संचय वैद्युत आवेश के रूप में। तो यहां से आपको क्या लगता है? यहां से लगता है कि C का जो मात्रक होगा वो या तो कूलाम होगा और या तो जूल होगा। कूलाम क्यों? क्योंकि आवेश दिया है। और जूल क्यों? क्योंकि वैद्युत ऊर्जा दी है। जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम। तो जाहिर सी बात है कि C का मात्रक या तो कूलाम होना चाहिए तो जूल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। फॉर्मूला क्या है देखिए, C = Q/V। Q का मात्रक कूलम और V का मात्रक वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट को हम लोग फैरेड कहते हैं। कूलाम पर वोल्ट को क्या कहते हैं? फैरेड। और मैंने अभी आपको दिखाया कि 1 मीटर चालक, 1 मीटर चालक की धारिता, 1 मीटर चालक की धारिता कितनी आई? 1 मीटर चालक की धारिता आई 1.1 × 10⁻⁻10 फैरेड, इतनी छोटी। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं आपको बता दूं कि ये 2 फैरेड का क्या मतलब है। 2 फैरेड का मतलब ये है कि 2 कूलम पर वोल्ट। कहने का मतलब ये कि अगर हम 2 कूलाम आवेश दें, किसी चालक को 2 कूलाम आवेश दें, कितना आवेश दें? किसी चालक को 2 कूलाम अगर हम आवेश दें, तो 2 कूलाम आवेश देने पर उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि होगी, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था। तो जाहिर सी बात है, अगर हम उसमें 2 कूलाम का आवेश देंगे, इस चालक को अगर मान लीजिए 2 कूलाम का आवेश देंगे, तो इस पे 1 वोल्ट की वृद्धि होगी। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, वृद्धि नहीं करनी है हमको। हमको C = Q/V के अकॉर्डिंग वृद्धि नहीं करनी है, वृद्धि नहीं करनी है। किसमें वृद्धि नहीं करनी है? वृद्धि नहीं करनी, किसमें वृद्धि नहीं करनी? V में। V में वृद्धि नहीं करनी है हमको V को घटाना है, तभी तो C बढ़ेगा। V घटेगा तभी तो C बढ़ेगा, कि नहीं? V घटेगा तो C बढ़ेगा। तो हमें V घटाना है, यानी हम आवेश ज्यादा से ज्यादा, Q ज्यादा से ज्यादा हो, Q ज्यादा से ज्यादा हो और V कम से कम, Q ज्यादा V कम। तो अगर हम कहें 10 फैरेड, तो 10 फैरेड का मतलब क्या? 10 कूलम चार्ज पर वोल्ट, माने 10 कूलम चार्ज दें तो 1 वोल्ट बढ़ेगा। ये सही है कुछ हद तक। यहां पे क्या है? यहां पे हम देख रहे हैं कि 10 कूलम चार्ज दे रहे हैं तो 1 वोल्ट बढ़ रहा है, यानी यहां पे वोल्टेज कम है, चार्ज ज्यादा, जबकि यहां पे तो दिक्कत है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि ये जो आपका 1.10⁻10 फैरेड, आप ध्यान दीजिएगा कि चालक की जो धारिता होगी वो बहुत ही छोटी होती है। 1 फैरेड धारिता जल्दी किसी की नहीं होती, 1 फैरेड धारिता जल्दी किसी की नहीं होती। तो 1 फैरेड धारिता होती किसकी है? ये भी बात आती है, 1 फैरेड धारिता किसकी होती है?
तो देख लेते हैं 1 फैरेड धारिता किसकी होती है, पता चल जाएगा। तो देखते हैं 1 फैरेड धारिता किसकी होती है। इसका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उस चालक का आकार बताइए जिसकी धारिता 1 फैरेड हो। उस चालक का प्रश्न है ये आपका। उस चालक की धारिता बताइए, उस चालक की धारिता, उस चालक की धारिता बताइए जिसकी, उस चालक का आकार बताइए, सॉरी, उस चालक की, फिर से इसको मैं लिखता हूं, गलत हो गया। देखिए प्रश्न आपका ये होना चाहिए, उस चालक का आकार, उस चालक का आकार क्या है जिसकी धारिता 1 फैरेड हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो C की जगह क्या लिखेंगे, 1 फैरेड बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, सॉरी आर रहेगा, आर। तो अब यहां पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा कि आप जानते हैं 1/4 पाई, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहां अगर हम रखेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर ये आया। तो सोचिए चालक का आकार क्या होगा, चालक का आकार बहुत बड़ा है, चालक का आकार बहुत बड़ा। कितना बड़ा, देखिए जैसा कि आप जानते हैं जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी का आकार क्या है, पृथ्वी का आकार 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर है। यानी, और हमारा जो चालक आया है, चालक का आकार वो कितना आया है, चालक का आकार आया है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो सोचिए जो चालक है उसका आकार पृथ्वी के आकार से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके उसकी धारिता कितनी होगी, 1 फैरेड। यानी पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी धारिता 1 फैरेड होगी, यहां तक कि खुद पृथ्वी की नहीं। किसकी 1 फैरेड होगी, उस चालक की जिसका आकार इतना होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो हम लोग यहां पे बात कर रहे थे किसकी, गोलीय चालक की धारिता की, गोलीय चालक के धारिता की। तो गोलीय चालक के धारिता का यह टॉपिक था। इसमें जो भी दिक्कत हो उसे आप कॉल करके पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे। तो ये गोली चालक की आपकी धारिता है। इसके बारे में ये टॉपिक आज यहाँ पे एंड होता है। बाकी अगला वीडियो मैं आपको कल बता दूंगा।